सो नाउ वी आर इन द लास्ट फेज़ ऑफ मुग़ल एम्पायर। सो बात ये है कि जब मराठों ने औरंगज़ेब की लंका लगाई तो एक औरंगज़ेब ने बहुत ज़्यादा दिन तक राज किया था। तो जो उसके आसपास के लोग थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन रन कैसे करना है, आर्मी कंट्रोल कैसे करनी है, पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, कौन से पार्ट में कंट्री के क्या चल रहा है उसे कैसे हैंडल करना है, उनको वो एक्सपीरियंस वो एक्सपोज़र मिला ही नहीं। तो जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तो लाइक एक हड़कंप सी मच गई मुग़ल एम्पायर में कि अगला सक्सेसर कौन होगा। और इतना बड़ा साम्राज्य था कि कोई अनएक्सपीरियंस्ड गाय उसे हैंडल नहीं कर सकता था। बट औरंगज़ेब ने बहुत दिन तक राज किया तो किसी और को चांस मिला ही नहीं एक्सपोजर का उतने बड़े साम्राज्य को हैंडल करने का। तो जैसे ही औरंगज़ेब मरा तुरंत उसका एम्पायर फॉल करने लगा। और फॉल के बहुत सारे कारण थे कि इकॉनमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। तो हुआ ये कि जो वहाँ पे जो नए नए सक्सेसर आ रहे थे वो काफ़ी वीक थे, उनके पास पावर नहीं थी। और इसलिए वो नोबल नेम्स भी नहीं लगा पा रहे थे। जो उनकी मिलिट्री थी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, जो आसपास के दुश्मन थे काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे, मराठा, सिख, राजपूत, जाट सब स्ट्रांग हो गए थे। तो एक विज़डम होती है दूसरी कंट्रीज़ या फिर दूसरे किंगडम से डिप्लोमेसी की, वो विज़डम किसी के पास थी ही नहीं, क्योंकि और किसी का एक्सपीरियंस था ही नहीं। जिसको था उसे मराठों ने और सिखों ने मार दिया था। ठीक है। तो धीरे धीरे जो राइज ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट था वो निकलने लगा, उभरने लगा। ठीक है। अब जो रूलर्स आ रहे थे वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, तो उन्हें अपने आस पड़ोस के देशों से बना के चलना पड़ रहा था। तो अगला आता है हमारे पास बहादुर शाह जफ़र। अब नाम तो बहादुर है, लेकिन भाई इस बंदे को जो है अपने आसपास के जो किंगडम्स थे, सिख, मराठा, जाट, इन सब से बात बना के चलनी पड़ रही थी। तो जो ये बहादुर शाह जफ़र थे, इनको राजा बनने में हेल्प किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है। और राजा बनते ही उसने पहले सिखों से, मराठों से, राजपूतों से अपने जो रिलेशंस थे उन्हें इम्प्रूव किया, जाट से पीस ट्रीटी करवाई, और जो साहू जी महाराज थे उनको रिलीज़ किया। ठीक है। जो संभाजी महाराज के बेटे थे साहू जी महाराज, उनको औरंगज़ेब ने कैप्चर कर रखा था। तो उन्होंने साहू जी महाराज को रिलीज़ किया, बट उनको एज अ मराठा लीडर एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जहांदर शाह। 1712 से 1713 तक, भाई 1 से 2 साल में ही इनकी पुंगी बच गई। अब हुआ क्या देखो, अब मुगल एम्पायर कमज़ोर हो चुका था, मराठा स्ट्रांग हो रहे थे। तो मराठों ने जो है डिसाइड करना शुरू कर दिया कि अगला मुगल एम्पायर कौन बनेगा। तो इस चक्कर में मराठी स्ट्रांग पोजीशन पे थे, तो वो मुगल एम्पायर से टैक्स चार्ज करने लगे, पैसा चार्ज करने लगे। कैसे? वो उनसे चौथ और सरदेश मुखी चार्ज करते थे। अब जो चौथ थी ये पूरी एक पर्टिकुलर टेरिटरी का जो इनकम था उसका 1/4 मराठा आर्मी रखेगी। फॉर वॉट? फॉर मराठा आर्मी की मेंटेनेंस के लिए, उसके इक्विपमेंट के मेंटेनेंस के लिए, उनकी सैलरी के लिए वो उस पैसे का यूज़ करेंगे जो चौथ से आता है इनको देने के लिए। और मराठों ने एक और चार्ज किया उनको, जिसे स्वदेश मुखी कहते हैं। ये वो पैसा था जो पूरी इनकम का 10% था, जो मराठा के छत्रपति को जाएगा, उनकी मेंटेनेंस के लिए, महल की मेंटेनेंस के लिए, उनकी गार्डनिंग के लिए, उनकी ब्यूटीनेस के लिए, मतलब इन चीज़ों के लिए छत्रपति शिवाजी के ऊपर खर्चा होगा। ठीक है। और ये मुगल आराम से दे भी रहे थे। और फिर इस टाइम तक जो है, जब जहांदर सिंह आया तो इनके जो रिलेशंस थे वो सिख से पुराने ही रिलेशन थे। जबकि मराठों से काफ़ी इम्प्रूव हो गया था, बट सिख से पुराने ही रिलेशन थे, सप्रेशन काइंड ऑफ। ठीक है। और बंदा के भी तो जो फारूक सैयर था वो सैयद ब्रदर की हेल्प से वज़ीर बना हुआ था। बट वही इसको जो सैयद ब्रदर्स थे, इनको उसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही थी, इसकी पॉलिसीज़ पसंद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने उसे मरवा दिया कि भाई अब तेरा काम खत्म होगा तो निकल यहाँ से। ठीक है। और जो सैयद ब्रदर्स थे उनके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस थी, उनके यहाँ पे हिंदूज भी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे। तो ये एक अच्छी बात थी। और वो साहू जी महाराज को जो उनका सपना था स्वराज्य बनाने का, उसमें सपोर्ट किया करते थे कि ठीक है तुम्हारा राज्य है, तुम जैसे रूल करो जैसे तुम चाहो। ठीक है। अब अगला रीजन आता है हमारे पास मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह पॉपुलरली नोन एज रंगीला। वाई रंगीला? रंगीला यार लाइक ऐसा था कि उसकी 2000 बीवियाँ थी। ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था कि वो कई बार अपनी बीवियों के कपड़े पहन के दरबार में आ गया और
काम कर रहा है, कई बार नंगे आ गया दरबार में और काम कर रहा है। तो लाइक जो सैयद ब्रदर्स थे उन्होंने इसे राजा बनाया था, ठीक है। और वो चले गए राजा बना के अपना हैदराबाद। जब वो वहाँ से आके देखते हैं कि भाई ये तो आदमी बहुत ही चूतिया आदमी है भाई, हम किसके लिए काम कर रहे थे भाई, हमने अपनी ज़िंदगी के 30 साल दे दिए इस आदमी को, और ये आदमी भाई नंगे आ रहा है राजमहल में, अपने कोर्ट में नंगे आ रहा है, अपनी औरतों के कपड़े पहन के राजमहल में आ रहा है। और तो और भाई, जब कोई उससे मिलने आता था इस रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला से, तो जो दरबारी जो गेट कीपर होते हैं वो कुछ पैसा चार्ज करते हैं एज अ घूस या फिर मिलवाने का चार्ज। तो वो चार्ज करते हैं। भाई रंगीला इतना नीच आदमी था कि ये उनसे पैसे ले लिया करता था 10% या 50%, कि वो मेरे से मिलने आया था, वो तेरे को पैसा दिया होगा, मेरे को उसका भी चाहिए पैसा। भाई ये इतना गलीच आदमी था। तो जब देखा कि सैयद ब्रदर्स ने कि भाई ये तो बहुत ही नीच आदमी है, तो जो सैयद ब्रदर्स थे वो उन्होंने इन्हें इसे मारने का प्लान बनाया। बट वो इसे मारते उससे पहले रंगीला ने इनको निपटा दिया विद द हेल्प ऑफ हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क की हेल्प से, ठीक है। और रंगीला के टाइम पे ही जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो उर्दू हुई थी। उसके पहले जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। मुग़ल कोर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगले आते हैं अपने अहमद शाह बहादुर, जिन्हें सत्ता में लाने के लिए मराठा ने हेल्प किया था। और बाद में इन्हें इनके ही वज़ीर ने टपका दिया। अगले आते हैं आलमगीर, अ, जिनको इनके ही वज़ीर ने टपका दिया। जैसे जो काम पहले सैयद ब्रदर्स कर रहे थे, अब वो काम हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क कर रहे थे। अपने पास अगले आते हैं शाह आलम सेकंड। वो इन ब्रदर्स से जो अपने हैदराबाद वाले थे निज़ाम उल मुल्क, काफ़ी डरे हुए थे कि ये भाई सबको निपटाते हैं और मेरा नंबर ना आ जाए। तो ये अवध के नवाब की हेल्प से इन्होंने हैदराबाद के अ, इना इनमाद उल मुल्क को निपटा दिया, ठीक है। कि अपन सिक्योर रहेंगे, अपन सिक्योर पोजीशन पे रहेंगे नवाब की हेल्प से। और फाइनली वो हार जाते हैं बैटल ऑफ बक्सर में। और फिर वो दिल्ली लौट जाते हैं। और फिर वो भाई रोहिलखंड से बाहर निकलते ही नहीं है कि भाई जो करना है करो भाई, मुझे मतलब नहीं है अपने साम्राज्य से। फिर मतलब था नहीं, तो फिर ब्रिटिश जो है वो दिल्ली कैप्चर कर लेती है। अपने अगले आते हैं अकबर सेकंड। ही टोल्ड टू गिव हिज टाइटल, ठीक है। भाई इसने भीख मांगी थी भाई कि जब ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया दिल्ली, तो जो उसका अगला लीडर था, अगला जो मुगल एम्पायर था, भाई वो भीख मांग रहा है ब्रिटिशर्स से, भाई प्लीज़ हाथ जोड़ो, मेरी सैलरी बढ़ा दो भाई, मेरी पेंशन बढ़ा दो, खाने के घर में लाले पड़े हुए हैं, घर में दान नहीं है खाने के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने उनकी सैलरी बढ़ाई तो नहीं थी, और बोला भाग भोसड़ी के, छोड़ दिया ऐसे। फिर जो अगले लीडर आते हैं वो आते हैं अपने पास 1837 से 1858 तक के लिए। अब इन्होंने फेस किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो और रिवॉल्ट काफ़ी भयंकर था, तो ब्रिटिश गुस्सा हो गई थी। तो उसने क्या किया कि उनके पकड़ा बहादुर शाह जफ़र को सेकंड को, और छोड़ दिया रंगून में, म्यांमार में। और भाई ये इतना चूतिया राजा था भाई ये भटकते भटकते मर गया। लाइक खाने से मरे, किसी और चीज़ से मरे तो ठीक लॉजिकल है, ये भाई भटकते भटकते मर गया, ठीक है। और ऐसे ख़त्म होती है मुग़लों की सत्ता। और जैसे ही सत्ता ख़त्म होती है, जो आसपास के स्टेट्स थे अपने आप को ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर देते हैं, लाइक बंगाल, अवध, फिर क्या नाम है, हैदराबाद। जैसे कि बंगाल में था अपने पास मुर्शिद अली खान। मतलब ये तो अलग अलग बातें हैं, छोड़ो।